हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन। तो जब ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए। जब भी हमने रासायनिक वर्ड काम में लिया, इसका मतलब क्या, कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए इधर, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन यानी जो स्टेट होती है उसमें चेंजेस आते हैं। स्टेट जो होती है वो मेजरली 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे तो 5 होती है, प्लाज्मा होती है और फिर उसका बहुत आइंस्टीन होती है, वो हम कंसिडर नहीं कर रहे। अवस्था 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें अवस्था परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में भी अवस्था परिवर्तन होता है। इसमें चेंजेस दोनों में ही नहीं है, दोनों में ही अवस्था परिवर्तन होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है आपका, जो भी सेकंड है, एक पदार्थ से नए पदार्थ बनता है, उसे अपन फिर से उसी पदार्थ में बदल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन गया तो इसे हम वापस उस पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। इधर देखिए, मैंने यहाँ पर ली है बर्फ़। क्या ली? बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, बर्फ़ को अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे क्या मिला है? द्रव, लिक्विड। फिर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे क्या मिली? वाष्प। एक मैंने क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया और मुझे मिल गई। क्या ये मुझे रिवर्स मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, अगर मैंने इसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया और प्रेशर बढ़ा दिया, तो वाष्प से मुझे द्रव मिल सकता है। वहीं पर यहाँ पर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया, तो द्रव से मुझे बर्फ़ मिल सकता है। तो ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर यहाँ देखिए, मैंने किसी कागज़ को जला दिया, मैंने किसी कागज़ को जला दिया, तो क्या वो कागज़ हमें दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आया आपको? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। लोहे का जंग लगना, आपके अगर बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, अगर कोई भी लोहे का टुकड़ा या आपका जनरल सा जो लॉक होता है, ताला होता है, अगर वो बारिश के टाइम में बाहर रह गया तो उसमें जो जंग लगती है उससे आप रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं इसमें। जो दूध होता है उससे जब हम दही बनाते हैं तो ये भी क्या, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन, जिससे हम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना लिया लेकिन फिर से उसी पदार्थ में हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के अंदर हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर है? ये तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में और भी बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बिल्कुल नया उत्पाद बनेगा आपका, उस उत्पाद से आप वापस से वही पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला अवस्था परिवर्तन। देखिए, अवस्था परिवर्तन तो हर कंडीशन में ही होगा,
ठीक है, ठोस से द्रव मिल सकता है, द्रव से ठोस मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भौतिक में भी होता था जैसा कि हमने देखा है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन, चेंजेस इन कलर। रंग में क्या परिवर्तन है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये होता है ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का। कैसा होता है, नारंगी रंग का। अगर इसमें हमने SO2 गैस प्रवाहित की, SO2 गैस प्रवाहित की, तो हमारे सामने एक नया उत्पाद बनता है जिसका कलर होता है हरा रंग। अब अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उत्पाद बनता है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम आप चाहे तो लिख सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो नारंगी रंग का होता है। उसमें जब SO2 प्रवाहित करते हैं तो एक उत्पाद बनता है जो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ये हो गया हमारे रंग में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के दौरान। थर्ड है आपका कि गैस निकलती है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगी उसमें क्या होता है, गैस का निकलना। क्या निकलेगी, आपकी गैस निकलेगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ। जिंक मेटल आपको लैब्स में मिल जाती है, उसमें जब मैंने HCl गैस डाली तो मुझे जिंक क्लोराइड एक उत्पाद मिला, उसके साथ H2 गैस निकलती है। जब भी आप टेस्ट ट्यूब में ये करोगे प्रैक्टिकल, तो उस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस आपको बाहर निकलती हुई दिखेगी। तो गैस निकलती है आपके रासायनिक परिवर्तन के दौरान। क्लियर है। फिर क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। देखिए इधर, हम इनमें से कोई भी एग्जांपल ले लें, चाहे ये ले चाहे ये ले। आपने देखा होगा, ये ले लेते हैं, मेटल है, इसमें जैसे एसिड डाला, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो जाहिर है वो टेस्ट ट्यूब गर्म होगी, पहले के कंपेयर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो तापमान में भी परिवर्तन होता है किसमें, रासायनिक परिवर्तन के दौरान। क्लियर है। और क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो भी परिवर्तन है उसमें बनता है अवक्षेप का बनना। क्या है, अवक्षेप का बनना, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या होता है, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। सिल्वर नाइट्रेट है आपके पास और HCl डाला इसमें, ठीक है, NaCl लिख लीजिए, NaCl इसमें डाला मैंने AgNO3 के अंदर। तो एक AgCl जो होती है उसका प्रेसिपिटेट बनता है सफ़ेद अवक्षेप। कैसा बनता है, सफ़ेद अवक्षेप, और साथ में बनेगा NaNO3। तो ये जो अवक्षेप बनता है आपका, ये भी क्या एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। इस अवक्षेप से आप वापस ये नहीं बना सकते। समझ में आ गया। एक देखिए, अवक्षेप एक क्या होती है आपको, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया, फिर भी ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, वैसे तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, पर मैं बेसिक बता देती हूँ। कोई भी अभिक्रिया या तो ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी होगी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। ठीक है, बहुत सारी अभिक्रिया होती है जिसमें कुछ ऊष्माक्षेपी होती है और कुछ ऊष्माशोषी होती है। ध्यान रखिएगा, आप जो घरों में जनरली अगर आप लोगों को देखने को मिला है, तो जो पहले पुताई होती थी, वाइट पुताई आप देखते थे, चूना पत्थर होता है, उसमें पानी डालिए। जब पानी डालोगे तो बहुत ज़्यादा वेपर निकलती है,
समझ में आ रहा है? उस चूने में जब आप पानी डालते हो तो जो बहुत ज़्यादा वेपर निकलती है, इसका मतलब किस तरह की अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। समझ में आ रहा है? वो एक तरह की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। एक आपको बता देती हूँ मैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी कौन सी होती है? जिसमें आपको ऊष्मा देनी पड़े। देखिए एक एग्जांपल बताती हूँ ऊष्माशोषी का। एक बेरियम क्लोराइड होता है मेरे पास, उसमें मैंने अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, बेरियम क्लोराइड में अगर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला और फिर इसको हमने किया हीट, इसको गर्म करने पे हमारे सामने अमोनिया गैस निकलती है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा गैस निकलती है, हीट की बात की हमने, ऊष्मा की बात की। इस अभिक्रिया को होने से पहले हमको हीट देनी पड़ी, तब कहीं जाके अमोनिया गैस निकले। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन की हम बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे परिवर्तन भी देखने पड़ते हैं कि वो सारे परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं, तभी वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण होती क्या है, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, ठीक है, उसको हमने जलाया, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी हम किसी चीज़ को, किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसको हम कहते हैं दहन। यानी हम ये कहेंगे कि हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, यानी क्या किया? इसका दहन किया, तो हमें उत्पाद मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ किसी नए पदार्थ को बनाता है, वो क्या होती है? रासायनिक समीकरण। देखिए इधर ये जो तीर होता है, ये तीर हमको क्या दर्शाता है कि एक परिवर्तन हुआ है जो क्या है? बाएं से दाएं की तरफ हो रहा है। और जो बाएं तरफ आपको मिलेंगे, बाएं तरफ आपको जो तत्व मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। कहीं कहीं आपको सहकारक भी देखने को मिलते हैं, यह हम कहेंगे रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो दाएं तरफ आपको देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। समझ में आ रहा है? यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, जिसमें आपको रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे और प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ये तो होती है सिंपल सी रासायनिक समीकरण। लेकिन देखिए इधर आपने एक नियम पढ़ा होगा जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये कहता है कि प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वो क्या है? एक सीमित रूप में, ना तो उनको नया बनाया जा सकता है, ना उनको नष्ट किया जा सकता है, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। देखिए आप, देखिए अगर मैं परमाणु की बात करूं, परमाणु का मतलब आपको समझ में आता है? परमाणु होता है और परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल कहूं कि ये O जो है ऑक्सीजन का O, ये है परमाणु, और एक O प्लस एक O मिलके क्या बनाता है? O2, ये है आपका अणु। इसका डिफरेंस आपको पता है? O क्या है? परमाणु, लेकिन O2 क्या है? अणु। परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस अभिक्रिया में मेरे पास मैग्नीशियम के परमाणु हैं कितने? अगर मैं रिएक्टेंट में बात करूं तो रिएक्टेंट में मेरे पास कितने हैं? 1। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट में कितने हैं मेरे पास? 1। कितने हैं? 1। चलो ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के परमाणु रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड नहीं होता है।
यानी ये जो इक्वेशन है ये संतुलित नहीं है। और जब भी कोई इक्वेशन आपको संतुलित नहीं मिलती है उसको हम इक्वेशन को क्या नाम देते हैं, कंकालीय समीकरण, या हम क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्केलेटन इक्वेशन या कंकालीय समीकरण। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी कोई परमाणु नष्ट नहीं हो सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में ही परिवर्तित करना होता है। तो एक कहाँ गया, है ना, हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन बैलेंस करना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है। ये एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जंग लगने का। क्लियर, आप देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ। परमाणु किसमें, अभिकारक में और उत्पाद में, अभिकारक में और उत्पाद में कितने परमाणु, पहले हम टोटल वो लिख लेते हैं। कितने हैं, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है। अब अभिकारक में कितने हैं, देखिए इधर 1, और उत्पाद में कितने हैं 3। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं 2, और उत्पाद में कितने हैं 2। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितने हैं 4। समझ में आ रहा है। तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आपकी इच्छा हो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। देखिए पहले हमारा काम क्या होता है, सभी परमाणुओं को बैलेंस करना। मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमें इन सबको इक्वल करना है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए आयरन हमारे पास कितना है 3 और यहाँ पर 1। अगर मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना मिलेगा मुझे 3। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं जैसे मान लो Fe को 3 से मल्टीप्लाई करने का सोच रही हूँ तो वो आगे लगेगा ना कि नीचे। समझ में आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ लगाया 3, ये बैलेंस और ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाइड्रोजन बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो जाहिर सी बात है मैं नीचे नहीं लिख सकती, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 4H2। जैसे ही मैंने यहाँ 4H2 किया, ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस हो गया, लेकिन अब जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, यहाँ पर 8 आ गए। कितने आ गए 8, और यहाँ पर कितने हैं 4। तो मैं यहाँ क्या करूँ जिससे 8 हो जाए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4, जिससे क्या हो जाए 8, यानी ये 4। अब आप चेक कीजिए, सभी आयरन 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 8, उत्पाद में भी 8, ऑक्सीजन 4 और उत्पाद में भी 4। क्लियर है। ये तो हो गए हमारी इक्वेशन सॉल्व, बैलेंस हो गई, जो हमारा लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गई। अब हमारा काम क्या होता है, इनकी अवस्थाएं लिखना। अवस्थाएं क्या होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अवस्थाएं मेजरली 3 होती है। क्या होती है, सॉलिड, अगर सॉलिड में है तो हमें लिखना है S, अगर लिक्विड में है तो हमें लिखना है L, और अगर एक्वस में है तो हमको लिखना है AQ, और अगर गैसेस स्टेट में है तो हमें लिखना है G। ये हमें स्टेट ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब हम लिखते हैं आयरन, जो क्या होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, मेटल होता है, तो हम क्या लिखेंगे S। वाटर हमेशा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, हम यहाँ लिखेंगे एक्वस फॉर्म में। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड, और जो हाइड्रोजन होगी वो गैसेस फॉर्म में होती है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, गैस। अब ये हमारे सामने एक संतुलित अभिक्रिया है।
ठीक है। कोई भी अभिक्रिया आपको दिखे तो आपका सबसे पहला काम, चाहे एग्जामिनर आपसे पूछे चाहे नहीं पूछे, आपको सबसे पहला काम ये करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना। क्लियर है? उसको बैलेंस करने के बाद ही आप आगे कुछ और करेंगे। इस तरह से आप जब 2-4 एग्जाम्पल करोगे तो आपको ये भी इजी लगेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ रिएक्शंस देती हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आप ट्राई कीजिएगा करने के लिए। लिखिए कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, H2 + Cl2 HCl। दूसरा, BaCl2 + ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप कीजिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इक्वेशन संतुलित करना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता जाए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलते जाएं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।